हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो होगा 14 एंड 15 मार्च का कंबाइन रहेगा। तो आइए डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है पर्टिकुलर डे के बारे में, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? क्या है कंज्यूमर? यानी कि जैसे कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक है, चाहे वो बिस्किट का पैकेट ही हो, वो आप क्या खरीद रहे हैं? ग्राहक खरीद रहे हैं। ग्राहक क्या हो गया? एक कंज्यूमर हो गया। तो इसलिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, डिजिटली क्या क्या राइट्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्टिकुलर डे के द्वारा डिस्कस की जाती हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम 15 मार्च को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। थीम इंपॉर्टेंट है इस बार की, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो गई हैं आज के टाइम में, डिजिटली हो गई हैं। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस की यहाँ पे बात हो रही है। उसी के अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है, इनके द्वारा कोमेमोरेट किया गया इस डे को कि हम यहाँ पे डे सेलिब्रेट करेंगे। स्पेशली हमारी कंट्री के द्वारा मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं इस डे के उपलक्ष्य पे। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसकी थीम याद रखिएगा, इस बार की थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के द्वारा 2012 में पूछा गया था ये। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है कि रैपिडली आज के टाइम में जो एनर्जी की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो की जा रही है इंडिया के द्वारा थोरियम के ऊपर, तो फ्यूचर फ्यूल जो है स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी में, तो क्या रोल प्ले करेगा इसमें, ठीक है। तो थोरियम को लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में ये बता रखा है कि थोरियम जो है ये फॉर मोर अबंडेंट जो मेटल है ये, ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है देन दी यूरेनियम। ओके। तो बेसिस जो है पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम ये जनरेट करता है मोर एनर्जी अगर कंपेयर करें यूरेनियम से थोरियम को। थर्ड स्टेटमेंट है थोरियम प्रोड्यूस करता है एक हार्मफुल वेस्ट। काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होता है जो डंप किया जाता है स्पेशली रिवर्स में, ठीक है, लेक्स में। तो अगर कंपेयर करें यूरेनियम के साथ तो थोरियम ज़्यादा हार्मफुल है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3 ओनली। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? आंसर आपका जो आपको सही लगता है, ठीक है, एनालाइज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था, 2 3 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था यूक्रेन के बारे में, ठीक है। यूक्रेन में जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो वो रशिया के द्वारा हड़प लिया गया था। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे यूरोप की बिगेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर माना जाता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ये, ठीक है, जो रशिया के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। अब न्यूक्लियर एनर्जी आखिर होती क्या है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर जो एनर्जी कैसे क्रिएट की जाती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। अभी रिसेंटली ही कुंदम कुलम जो विलेज पंचायत है उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अवे फ्रॉम रिएक्टर। ओके। तो फैसिलिटी जो है कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है, जो साइड है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करता है। तो यहाँ पे इसलिए कुंदन कुलम विलेज पंचायत के द्वारा ये एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लाया गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ओके। तो यहाँ पे अर्लियर अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ऑल्सो अपोज किया गया था इस कंस्ट्रक्शन को लेके, जो तमिलनाडु में है। कुलम जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये याद रखना आपने। ये विलेज पंचायत का जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इस साइड को लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो चीज़ें जो है वेस्ट जो होता है, केमिकल वेस्ट वेस्ट जो होता है वो डंप किया जाता है रिवर्स में, ठीक है। इससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो है एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती है। इसके कारण ये स्पॉइल कर देती है स्पेशली जो ग्राउंड वाटर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, उसको काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर देती है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर को स्पॉइल करती है और इरीगेशन के जो प्रोसेस रहता है जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं ये एक्टिविटी। AFR साइट आखिर होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्कीम जो है ये स्टोरेज रहता है स्पेशली जो स्पेंड फ्यूल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। तो ये फैसिलिटी होती है जो लोकेट की जाती है रिएक्टर बिल्डिंग में, ठीक है, लोकेटेड होती है, ठीक है।
और सर्विसेज बिल्डिंग होती है, जनरली इसको स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल के नाम से भी और बे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें अनदर, अगर लोकेटेड जो है रिएक्टर फ्रॉम रिएक्टर, इसको अवे फ्रॉम रिएक्टर बोला जाता है, AFR। जो स्पेंड किया जाता है यहाँ पे फ्यूल स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, फ्यूल स्टोर करने की फैसिलिटी होती है बेसिकली अगर बोले तो। ठीक है, स्पेंट फ्यूल स्टोरेज जो पूल होता है ये इनसाइड दी रिएक्टर बिल्डिंग होता है, जहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो इमीडिएट स्टोरेज जो यूज़ किया जाता है, स्पेंट फ्यूल जो अगर रिमूव करना है उसको, ठीक है, तो रिएक्टर ड्यूरिंग रीफ्यूल। ओके, उसके अलावा यहाँ पे बात करें AFR जो है स्पेंड करता है फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी, फंक्शनैलिटी अगर इसकी देखें तो सिमिलर रहती है जैसे स्पेंड फ्यूल फूल प्यूल पूल की होती है, जो इनसाइड होता है रिएक्टर बिल्डिंग के इनसाइड। ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है, और ये कूल्ड रहता है बिफोर दी शिफ्टिंग टू फैसिलिटी। अगर कहीं शिफ्ट करना है इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको पहले कूल किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे AFR फैसिलिटी की, तो कुंदन कुलम जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रिएक्टर है 1 एंड 2, यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलती है स्पेंट फ्यूल जो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर बिल्डिंग में। तो यहाँ पे जो है डिज़ाइन जो किया गया, इंश्योर किया जाता है एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जो फैसिलिटी रहती है ऑन दी पर्सनल पब्लिक एंड इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इस्टेब्लिश इसको किया गया था तारापुर एंड रुआत भात्रा जो साइट्स हैं, ठीक है, AFR को। तो ऑपरेशन फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि बहुत सालों से यहाँ पे जो है ये काम जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आखिर रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होता है, स्पॉन्टेनियसली अमिशन होता है पार्टिकल्स का और वेव्स का फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लाई जो होते हैं सम एलिमेंट्स के। और 3 टाइप्स के यहाँ पे रेडियो एक्टिव अमिशन देखने को मिलती हैं। एक अल्फा है, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। ठीक है, तो 3 टाइप्स के रेडियो एक्टिव जो अमिशंस होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का जो रहता है सिंबल ये है और इसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। बीटा की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। गामा की बात करें जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ये नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे आपको इसके इंटरनल पार्ट्स जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जो सरफेस वाला एरिया होता है, ये है मेंटल होता है, और ये जो डीपली होता है ये कोर होता है। तो ये जो पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं, स्पेशली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम, ये 3 ऐसे नेचुरली अकर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये कंटेमिनेट हो रहे हैं वाटर रिसोर्सेज की वजह से। अगर यहाँ पे बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो पाया जाता है नेचर में, एक्सटेंड होता है इसका अमाउंट रेडिएशन का, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। रेडियो एक्टिविटी जो है इसको मेजर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटी को किससे मेजर किया जाता है। तो इसकी यूनिट है ब्रैक्यूली। ठीक है, SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। क्यूरी भी इसकी क्या है, यूनिट है, क्यूरी भी हम इसको बोल सकते हैं। यूनिट जो है सेवर्ट, ये मेजर की जाती है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन जो ऑब्जॉर्व की जाती है ह्यूमन टिश्यू के द्वारा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट बल्ब, ठीक है, रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव जो मटीरियल्स होते हैं। लाइट बल्ब जो है इसको इक्वल्स टू अगर बात करें तो एबिलिटी टू एमिट लाइट। ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, एबिलिटी टू अमिट रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट बल्ब क्या करता है, लाइट को अमिट करता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात करें तो अमिट करता है रेडिएशन को। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा ये रेडिएशन हार्मफुल होती है एक पर्टिकुलर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, सेवियट ये क्या है, यूनिट है रेडिएशन की। ब्रैक्यूलिस आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की क्या है, यूनिट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि सोर्सेज क्या क्या है रेडियो एक्टिविटी के। एक तो नेचुरल सोर्सेज है रेडियो एक्टिव जो, स्पेशली जो, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्वेटिक सिस्टम, यानी कि जो मैरीन लाइफ है, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर जो है, उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट्स का। रेडियम डिसेंट जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, नॉर्म्स के बारे में आपको बताया, नॉर्म सीरीज के बारे में यहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, नॉर्म सीरीज यानी कि
नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम, ठीक है। इनकी बात करें, ये जो नॉर्म सीरीज है, ठीक है, तो ये रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं ये एक्वेटिक लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, और ये वन ऑफ द रेडियो टॉक्सिक एलिमेंट है जो पाया जाता है, ठीक है, फाउंड होता है एक्वेटिक सिस्टम, एंड ये पेनिट्रेट होता है इनटू द ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है ये, ठीक है। एक्यूफायर करता है रॉक डिसोल्यूशन को, ठीक है। डिकेइंग की बात करें, ये यूरेनियम है, ये थोरियम है, ठीक है। और डिसॉर्प्शन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। रेडियम जो है, रेडियम इज अ रेडियो न्यूक्लाई जो फॉर्म होता है डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन द इन्वायरमेंट, ओके। मैग्मा की बात करें, समटाइम जो मैग्मा होता है रिलीज करता है रेडियो एक्टिव गैसेस जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं इन्वायरमेंट के लिए। अगर यहाँ पे बात करें एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन ऑफ कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लिडाइड्स, एटमॉस्फेरिक जो डिपोजिशंस हैं ये बहुत ड्राई भी होता है और वेट भी होता है, यानी सूखा भी होता है और गीला भी होता है। कॉस्मोजेनिक जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं यहाँ पे ऐड करती हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई सरफेस वाटर में, ठीक है। कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लाइड्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेस एंड डिस्टर्ब करते हैं ये विद इन द अर्थ सिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक में भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर एंड वॉरहेड। न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर वॉरहेड एक्सपेरिमेंट्स जब किए जाते हैं और ये की सोर्सेज रहते हैं ह्यूमन इंड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स डिस्चार्ज जो होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस करते हैं रेडियो आइसोटोप जैसे कोबाल्ट 60, रेडियम 192 एक्सेट्रा। न्यूक्लियर पावर प्लांट प्लेस्ड जो किए जाते हैं स्पेशली कोस्टल रीजन में किए जाते हैं, ठीक है, टू दी रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स जो होते हैं इनको डिस्चार्ज किया जाता है मैरीन वाटर में, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। वाटर को यूज़ किया जाता है ऑल्सो कूलेंट, यानी कि कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है दीज पावर हाउसेज में, और ये काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड भी हो जाता है। एप्लीकेशन देखिए अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की इन दी न्यूक्लियर वेपन, एक्सरे, ठीक है, एमआरआई एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। डंप किया जाता है इसको रेडियो एक्टिव वेस्ट को, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है तो पानी में इसको फेंक दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है, ये भी एक कारण होता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये ऑल्सो पोल्यूट करता है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब ये वेस्ट मटेरियल डंप किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है मैरीन लाइफ के लिए, ओके। क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम, ये 2009 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व यूरेनियम कौन सी कंट्री में है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है रशिया फेडरेशन, ऑप्शन डी है यूएसए। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही थी तमिलनाडु की, यानी कि कुंदनकुलम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, ओके। तो क्रिएट कैसे की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में हम देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है फिजन और फ्यूजन के ऊपर डिपेंड रहती है। फिजन का मतलब क्या रहता है, यानी कि ये आपका क्या है, ये एटम है, ठीक है, तो इसको ये क्या हो रहा है, अलग अलग एटम्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं अलग अलग एटम्स में डिवाइड होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हैवी वाटर क्या करता है जब यूज़ किया जाता है, तो न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें कि यूरेनियम जो है हम कहाँ से ज़्यादा खरीदते हैं, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या रहती है, ये न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से यूज़ की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। अगर कहीं भी दुनिया में यूरेनियम खरीदा या बेचा जा रहा है, जिसे एनर्जी बनाने का काम करते हैं हम यूरेनियम से, उसको एनर्जी बनाने में ही यूटिलाइज़ किया जा रहा है या किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो इसकी भी निगरानी रखी जाती है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो 1957 में इसको क्रिएट किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, ये आप लोगों ने बताना है क्योंकि मैंने बताया था ऑलरेडी। अगर न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर से एनर्जी को कन्वर्ट करना ईजी नहीं होता है। अगर वो कंट्रोल वे से नहीं
हो रही है चीज़ें तो डिज़ास्टर क्रिएट कर सकती है, जैसे कि जापान और फुकुशिमा में हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तो हो गया फ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर फ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट करें तो एक क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहता है, ये अलग अलग न्यूट्रॉन है तो एक मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूज़न। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, हमने डिस्कस भी किया था एक डे 10 मार्च को, जिसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन की जुडिशरी सिस्टम में वो कितनी है, तो कितने मतलब हमें ज़रूरत है वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन की जुडिशरी सिस्टम में, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आगे लेके चल सकें। तो रिसेंटली यहाँ पे जो बात की जा रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक कंसर्न रेज किया, एक चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली जुडिशरी सिस्टम में वो काफ़ी ज़्यादा कम है, हाई कोर्ट जजेस में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम में ओनली 4 फीमेल जजेस हैं, अगर बात करें टोटल 34 जजेस में से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन ऑफ जजेस की, इसकी थीम बताइएगा जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। ओके, तो हाई कोर्ट्स की बात करें, परसेंटेज जो है वुमेन जजेस की 11.5% है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 4 सिटिंग है ओनली, यानी कि 4 जजेस है, यहाँ पे 34 आएगा। ठीक है, 34 है जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो। सिचुएशन जो है आज के टाइम में वुमेन लॉयर्स की हमारी कंट्री में वो इतनी बेटर नहीं है, इसलिए बहुत सारी मतलब यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। अगर बात करें 1.7 मिलियन एडवोकेट्स जो हैं जिनके द्वारा रजिस्टर करवाया गया, उसमें से ओनली 15% ही वुमेन्स थी। रीज़न क्या है कि बहुत कम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वुमेन्स की। सबसे पहले पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है ये, यानी कि पैट्रियार्किकल जो सोच है। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है सोसाइटी में। ठीक है, प्राइमरी जो रीज़न है यही है। ठीक है, स्पेशली जो पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है हमारी। ठीक है, तो वो क्या सोचती है कि हाँ भाई एक लेडी है वो हमारे अंडर ही काम करेगी। ठीक है, वो आगे ना चले जाए, बॉस ना बन जाए कहीं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डीपली इनग्रेन पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। वुमेन जो है फेस करती है स्पेशली ऐसा एटमोसफेयर कोर्ट रूम में, स्पेशली हरासमेंट होता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट देखने को मिलती है, यानी कि वुमेन्स की कई बार रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। ओपैक कॉलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग, मोर वुमेन्स जो है ये एंटर करती है जुडिशरी सिस्टम में एंट्री लेवल पे। ठीक है, जो मेथड रहता है रिक्रूटमेंट का थ्रू दी एंट्रेंस एग्जाम। रिसेंटली यहाँ पे बात करें सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें रिकमेंड किए गए थे 192 कैंडिडेट्स हाई कोर्ट्स के लिए, उसमें से 37 एंड 19% ही सिर्फ वुमेन्स थी। ठीक है, और दुर्भाग्यपूर्ण अगर बात करें ओनली 17 ऑफ दी 37 रिकमेंड वर्दी अपॉइंटेड, यानी कि 37 में से ओनली 17 ही रिकमेंड की गई। नो वुमेन रिजर्वेशन, यानी कि वुमेन की यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम में कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। मैनी स्टेट्स की अगर बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई वुमेन्स के लिए, स्पेशली लोअर जुडिशरी सिस्टम में। ठीक है, तो हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी मिसिंग देखने को मिलती हैं। स्टेट की बात करें जैसे कि असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, इनके द्वारा ऑलरेडी रिजर्वेशन दी गई वुमेन्स को जुडिशियल ऑफिसर्स में, कितनी कितनी रिजर्वेशन दी गई, 40 to 50% दी गई। ठीक है, तो होल इंडिया में ऐसी रिजर्वेशन देना लाजमी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ज़रूरी है ताकि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन जो है जुडिशरी सिस्टम में आने वाले टाइम में बढ़े। बिल जो है यहाँ पे 33% जो है अभी तक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, 33% रिजर्वेशन का वुमेन्स का पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, जो अभी तक पास नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ये बिल जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है इस पे कोई अभी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जितने भी ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पब्लिक सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती है, जैसे कि एज एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वुमेन जो जजेस हैं। ठीक है, अगर इनकी पोस्ट की बात करें तो स्पेशली हाई कोर्ट्स में। ओके, हमारी कंट्री की बात करें, वुमेन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया ओनली 50% टोटल पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो अवेलेबल है बार इन दी जुडिशियल सर्विसेज में। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए पर्टिकुलर तरीके से, और जो पेट्रियार्टिकल जो सोच है उसको कम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वुमेन्स को भी आगे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जुडिशरी सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन की जो बात की जा रही है, सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है स्पेशली। ठीक है, कि हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, कि मोटिवेट करना आने वाले टाइम में
वुमेंस को, ताकि वो जुडिशरी सिस्टम में यहाँ पे एंटर कर सकें। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक बेंच है, बेंच में अगर 3 जजेस मेल हैं तो 2 जजेस फीमेल हैं, ठीक है, अगर कोई रेप केस आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी, यानी कि एक लेडी जो है एक लेडी का दर्द समझ सकती है, तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जुडिशियल जो रीजनिंग है वो भी इंक्रीज होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में। रिसेंटली ही 3rd एडिशन यहाँ पे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का देखने को मिला 2022 का, जो यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया न्यू दिल्ली के सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है, ये आइडिया जो दिया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अपनी मन की बात जो थी 2017 जो उनके द्वारा एड्रेस की गई थी, उसमें यहाँ पे ये आइडिया दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो यूथ है हमारी कंट्री का, ठीक है, स्पेशली जो एज है 18 to 25 तक, उनको अलाउ जो किया जाता है वोट के लिए, ठीक है, जो यानी कि स्पेशली जो कैन नॉट कॉन्टेस्ट दी इन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट में यहाँ पे यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है, ताकि वो आने वाले टाइम में स्पेशली जब उनकी एज हो जाए, यानी कि 25 ईयर एज लोकसभा के इलेक्शंस के लिए होती है, ठीक है, अगर आपकी 25 ईयर एज है तो आप देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो 25 ईयर एज, तो 30 ईयर्स किसके लिए होती है, वो होती है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ताकि जब वो इलेक्शन का, अगर वो इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में आए, यानी कि वहाँ पे इलेक्शंस के लिए जब वो खड़े हों, तो उनको पता हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फेस करने वाली होती हैं, ठीक है। एनकरेज किया जाएगा इससे यूथ को, ताकि एंगेज हो सके, जो पब्लिक इश्यूज आज के टाइम में देखने को मिलते हैं, अंडरस्टैंड कर सकें कॉमन मैन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन, एंड जो पर्टिकुलर जो आर्टिकुलेट मैनर्स होते हैं उसको भी। फर्स्ट एडिशन जो था इसका ऑर्गेनाइज करवाया गया 2019 में। थीम जो थी इसकी वॉइस ऑफ इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन, कैसे फाइंड करना है हमने स्पेशली पॉलिसी को लेके। सेकंड एडिशन जो था इसका 2020 में हुआ। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, युवा उत्साह नए भारत का। साइलेंट फीचर की बात करें तो जितने भी ऑल रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। किशोर सभा यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई, स्पेशली जो क्लास है 9th से लेकर 12th तक। तरुण सभा जो अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें पार्टिसिपेशन की, ये डन किया जाएगा स्पेशली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू वेब पोर्टल। तो यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा एमपीज जो हैं और एक्स एमपीज हैं, ठीक है, एक्स एमएलए और एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है। ये जो जितना भी ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है ये प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो आज के टाइम में कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोग बताइएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2022, और ये किसको मिला है, ये J&K बैंक को, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। यूनियन मिनिस्टर जो है रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह जी, इनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड का नाम है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, ठीक है। रिकॉग्निशन की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस रही इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज की, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे यूविका प्रोग्राम। यूविका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये इसरो के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल प्रोग्राम ही, और स्पेशली ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। एम क्या है कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। प्रोग्राम जो है ये इनकरेज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, ताकि वो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में अपना करियर बना सकें, जिसको हम स्टीम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसरो की बात करें तो आज के टाइम में न्यू चेयरमैन इनके बने हैं, तो कौन है वो ये बताइएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसरो को बनाया गया था, याद रखिएगा इसको। आज के टाइम में इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो न्यू चेयरमैन कौन है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए, और कॉमेंट सेक्शन में भी आप एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था 14 एंड 15 डे का लेक्चर। किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे को ये कंबाइन लेक्चर करना पड़ा, तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आने वाले लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करती जाऊंगी, ओके। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।